कितने चेहरे लगे हैं चेहरों पर। जाकिर खयामी साहब का एक शेर है ना कि कितने चेहरे लगे हैं चेहरों पर, क्या हकीकत है और सियासत क्या। एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और छात्र नेता अपने कुछ दोस्तों के साथ पटना के कॉफी हाउस में बैठा था और वहां पर कुछ बहस चल रही थी। बहस का मुद्दा था कर्पूरी ठाकुर के मुख्यमंत्री के तौर पर नाकाम रही नीतियां। एक दोस्त कह रहा था कि उन्होंने जेपी आंदोलन के निष्कर्ष रूपी घोषणा के पथ के ऊपर से अपने आप को हटा लिया है। वहीं दूसरी तरफ एक दूसरा दोस्त कह रहा था कि उन्होंने समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया के विचारों को भी नजरअंदाज किया है। तभी अचानक इंजीनियर खड़ा होता है और अपना हाथ टेबल के ऊपर जोर से मार कर कहता है कि एक दिन मैं भी बिहार का मुख्यमंत्री बनूंगा और इनसे बेहतर शासन करके दिखाऊंगा। इस इंजीनियर के सियासी सफर की शुरुआत होती है संपूर्ण क्रांति आंदोलन से। इस आंदोलन का बैकग्राउंड समझे इससे पहले गुजरात के नवनिर्माण आंदोलन को समझते हैं, क्योंकि संपूर्ण क्रांति आंदोलन भी कुछ इस आंदोलन की तरह ही हुआ था। दिसंबर 1973 में अहमदाबाद के एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स ने हॉस्टल के भोजन की फीस में 20% की बढ़ोतरी को लेकर एक आंदोलन किया। गुजरात में चिमनभाई पटेल की सरकार थी। देखते देखते यह आंदोलन पूरे राज्य में फैल गया। परिणाम स्वरूप गुजरात पुलिस और स्टूडेंट्स के बीच टकराव हो गया और कुछ स्टूडेंट्स मारे भी गए। आंदोलन ने भयावह स्वरूप धारण कर लिया। परिणाम स्वरूप तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर गुजरात के मुख्यमंत्री चिमनभाई पटेल को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। नवनिर्माण आंदोलन खत्म हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ स्टूडेंट्स के द्वारा बिहार सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के मुद्दे पर एक नया आंदोलन शुरू हो चुका था। इस आंदोलन की प्रथम पंक्ति में खड़े थे लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जिनको जेपी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने ही इस आंदोलन को नवनिर्माण की तरह ही चलाने का आह्वान किया था। बिहार से शुरू हुआ यह आंदोलन अब राष्ट्रव्यापी आंदोलन का रूप धारण कर चुका था। 5 जून 1974 के दिन पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जेपी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। जेपी ने कहा था कि संपूर्ण क्रांति में 7 क्रांतियां हैं: राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक और आध्यात्मिक क्रांति। साथ ही जेपी ने कहा कि संपूर्ण क्रांति से मेरा तात्पर्य यह है कि समाज के सबसे दबे कुचले व्यक्तियों को सत्ता के शिखर पर देखना। बिहार से उठी संपूर्ण क्रांति की चिंगारी देश के कोने कोने में आग बनकर भड़क उठी थी। यहां तक कि केंद्र की कांग्रेस सरकार को सत्ता से हाथ धोना पड़ा। इसी आंदोलन का नेतृत्व करने वाले संगठन छात्र युवा संघर्ष वाहिनी ने देश को कई सारे नेता दिए, जैसे कि लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, सुशील कुमार मोदी और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री बनने के अरमानों को लेकर नीतीश कुमार पहली बार 1985 में बिहार विधानसभा के अंदर चुने जाते हैं। 1989 में बाढ़ लोकसभा से लोकसभा सदस्य के तौर पर चुने गए। 1990 में उनको केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री बनाया गया। 1991 में फिर से लोकसभा चुनाव जीते। 1994 में जनता दल से अलग होकर जॉर्ज फर्नांडिस के साथ समता पार्टी बनाई। 1998-99 में उनको केंद्रीय रेलवे और सरफेस ट्रांसपोर्ट मंत्रालय दिया गया। अगस्त 1999 में घहसाल में हुई रेलवे दुर्घटना के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सन 2000 में कई सारी राजनीतिक उठापटकों के चलते मुख्यमंत्री के तौर पर सिर्फ 7 दिन ही रहे और अपना इस्तीफा देना पड़ा। 1999 के बाद दोबारा 2000 में फिर कृषि मंत्री बने। 2001 से 2004 तक वाजपेयी की सरकार में रेलवे मंत्री रहे। इस बीच 2003 में शरद यादव और जॉर्ज फर्नांडिस के साथ जनता दल यूनाइटेड की स्थापना की। 2005 में आरजेडी के 15 साल से चल रहे शासन को समाप्त कर बिहार के मुख्यमंत्री बने और आज करीब 18 साल हो गए मुख्यमंत्री के तौर पर। केवल 2014 के आम चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन के चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिया और मुख्यमंत्री के तौर पर जीतन राम मांझी के नाम का सुझाव दिया।
और कुछ समय तक जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री रहे। फिर से इलेक्शन होते हैं और फिर जीत जाते हैं, लेकिन इस बार बीजेपी की जगह साथ लिया था आरजेडी और कांग्रेस का। 2 साल सरकार चलाने के बाद तेजस्वी यादव पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते आरजेडी और कांग्रेस का साथ छोड़ दिया और बीजेपी के साथ जा बैठे। राहत इंदौरी साहब कहते हैं ना कि मसलिहत कहिए उसे या कि सियासत कहिए, चील कौओं को भी शाहीन कहा है मैंने। राजनीति में भी यही सब करना पड़ता है। खैर, 4 साल बीजेपी के साथ रहने के बाद फिर से आरजेडी और कांग्रेस का साथ ले लिया, लेकिन इस बार किन्हीं वजहों से ऐसा किया था। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार उम्मीदवारी चाहते थे। राष्ट्रपति पद के लिए, राष्ट्रपति पद ना सही उपराष्ट्रपति पद के लिए, लेकिन निराशा हाथ लगी। राजनीति में कहा जाता है कि वो राजनेता ही क्या जिसकी महत्वाकांक्षाएं एक पद पाने के बाद खत्म हो जाए। बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी कई बार सीटों के मामले में तीसरे नंबर पर रहने के बावजूद वो अपने पद पर बने रहते हैं। किंग मेकर बनने की भूमिका में नहीं, खुद किंग बनने की भूमिका में आ जाते हैं। 2022 में बीजेपी से नाता तोड़ने के बाद नीतीश कुमार विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं के साथ बैठक कर चुके हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि 1990 के दशक वाले हरकिशन सिंह सुरजीत के रोल में रहते हैं, जिन्होंने उस दौर में विपक्षी पार्टियों की एकता करवाई थी, या खुद किंग बनने का प्रयास कर रहे हैं। 23 जून को पटना में विपक्षी नेताओं के मेजबान बने थे नीतीश कुमार, जिसमें अरविंद केजरीवाल, एमके स्टालिन, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव, हेमंत सोरेन, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, सीताराम येचुरी, डी राजा से लेकर दीपांकर भट्टाचार्य तक विपक्ष के करीब 15 पार्टियों के नेता मौजूद थे। अगली बैठक बेंगलुरु में होगी। कुछ लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने नीतीश कुमार को 2024 चुनाव के लिए यूपीए का संयोजक बनाने का सुझाव भी दिया है। नीतीश कुमार के नए राजनीतिक मार्ग को देखें तो उन्होंने गठबंधन के साथ नए कार्यकाल की शुरुआत ही जाति आधारित जनगणना से की, जिससे यह साफ पता चलता है कि नीतीश कुमार का रुख 1990 वाली मंडल की राजनीति की तरफ है। अब मंडल की राजनीति क्या है, इसके ऊपर चर्चा अगले वीडियो में हो सकती है कि क्या है मंडल आयोग का बैकग्राउंड, उसके लागू होने की कहानी और उसकी सिफारिशें। लेकिन अभी इतना समझ लीजिए कि मंडल बनाम कमंडल की राजनीति का मतलब अगड़े बनाम पिछड़े की राजनीति, ओबीसी आरक्षण के समर्थक बनाम ओबीसी आरक्षण के विरोधियों की राजनीति। 1990 भारत के सामाजिक इतिहास का सबसे दिलचस्प मोड़ है, जिसे इंग्लिश में वाटर शेडिंग मोमेंट कहा जाता है, यानी कि ऐसा लम्हा जिस लम्हे से बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ हो। यहीं से भारत में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की शुरुआत होती है। इसी मोड़ से मंडल के विरुद्ध राम जन्मभूमि आंदोलन की शुरुआत होती है, और ऐसा दिख रहा है कि नीतीश कुमार इन दोनों विचारधाराओं के बीच 2024 चुनाव से पहले एक लंबी लाइन खींचना चाहते हैं। लेकिन जिस दिन ये वीडियो शूट हो रहा है 6 जुलाई 2023 को, तब एक खबर और आ रही है कि नीतीश कुमार फिर से पाला बदल सकते हैं। हालांकि संभावनाएं बहुत कम है, लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है। दरअसल भारत की राजनीति में अलादीन का एक तथाकथित बिछौना है, जिस पर बैठकर कोई कहीं भी अपनी सहूलत के हिसाब से, अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से जा सकता है। इसका श्रेय नीतीश की राजनीतिक परिपक्वता को, कुशलता को दे, या फिर समय की अनुकूलता को दे, ये सवाल है। लेकिन एक बात तो है, 2024 का मैदान सज चुका है। दीजिए इजाजत, मिलते हैं मंडल कमीशन और ओबीसी आरक्षण के पूरी कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।